हेलो, मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप सुन रहे हैं एंडलेस पंजाबी पॉडकास्ट। एंडलेस पंजाबी पॉडकास्ट मेरा एक पंजाबी भाषा का पॉडकास्ट है, लेकिन आज मुझे हिंदी में बात करनी पड़ेगी क्योंकि जो मेरे सामने मेहमान बैठे हैं, वो एक नॉन पंजाबी हैं, जिन्हें पंजाबी नहीं आती है, उन्हें सिर्फ हिंदी आती है। और वैसे मैंने सोचा था कि इस पॉडकास्ट को मैं किसी और चैनल पे अपलोड कर दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी वो एक जो श्रृंखला है उसे तोड़ूं। तो एंडलेस पंजाबी पॉडकास्ट में यह है कि है पंजाबी पॉडकास्ट ही है, तो हम पंजाबी जो लोग हिंदी समझ सकते हैं उनके लिए ये अगला जो नेक्स्ट जितनी भी बातचीत रहेगी हिंदी में रहेगी। तो ये हिंदी भाषी लोगों के लिए भी है कि मेरा पॉडकास्ट दिल्ली में भी सुना जा जा रहा है और लोगों को पसंद आता है मेरा बोलना, मेरा बातचीत करना। तो सोचा कि एक पॉडकास्ट अपने किसी पुराने दोस्त के साथ किया जाए। तो आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और उनके बारे में सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि उम, बहुत एक भोला भाला चेहरा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उनको देख के एक चीज़ याद आ रही है कि रो रो उस गली में दिन रात काटते हैं, रो रो उस गली में दिन रात काटते हैं, रास्ते में यूं मुसाफिर बरसात काटते हैं। रो रो उस गली में दिन रात काटते हैं, रास्ते में जो जो मुसाफिर बरसात काटते हैं। ए ज़ेरे तेग अपनी यूं शमा जिंदगानी, है ज़ेरे तेग अपनी यूं शमा जिंदगानी, 100 बार फर कटे हैं तब रात काटते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि किसी भी वस्तु को देखने की 3 दृष्टियां प्रधान होती हैं। एक तत्व दृष्टि, जिससे हम वस्तु के मूल में पहुंचकर उसके तथ्य ग्रहण करें। दूसरी साधक दृष्टि, जिसमें हम ये देखें कि हमारे राष्ट्र के मानव जीवन के निर्माण और प्रगति के लिए कौन सा अंश आवश्यक है और उपयुक्त है। तीसरी होती है व्यवहारिक दृष्टि। साधक दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि अधिक व्यापक है और वास्तविकता को ध्यान में रखकर चलती है। तत्व दृष्टि और साधक दृष्टि एक प्रकार के व्या- व्यक्तित्व के आसपास होती हैं, जबकि व्यवहारिक दृष्टि समाज और जनसाधारण को साथ लेकर चलती है। इसमें देश, काल, पात्र, विचार की प्रधानता ही रहती है। अर्थात उसके तत्व दर्शन, ध्येय, योजना, कार्यक्रम या नियम मर्यादा आज के समाज और जगत में किस प्रकार पालनीय, माननीय और करणीय बनाई जा सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले हिंदी नहीं बोलता था। मुझे हिंदी की कहानियों से, हिंदी के लिटरेचर से बहुत देर बाद मेरी एक उसमें रुचि पैदा हुई। और जब आपकी संगत अच्छी होती है, तो उस अच्छी संगत का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। बुरी संगत होगी तो कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बुरी आदतें आप भी ग्रहण करते हैं। और अच्छे दोस्त थे जो लिटरेचर पढ़ते थे और मुझे भी लिटरेचर पढ़ने की आदत इनसे मिली। और ये ज़्यादातर कहानियाँ पढ़ते हैं। मैं शुरू-शुरू में मैंने शुरुआत की थी अपनी जो लिखने की शुरुआत थी, वो शुरुआत थी एक कविताओं के माध्यम से। लेख लिखना अच्छा लगता था, निबंध लिखना अच्छा लगता था क्योंकि स्कूल में उस चीज़ की ट्रेनिंग हो चुकी थी। लेकिन जब आप कहानियों के संसार में एंटर करते हैं, कहानियाँ आप अपने जिए हुए जो भी तजुर्बे होते हैं, उनको लिखने में या और छाँटने की कोशिश करते हैं। वैसे कहानियों के नित नए संकलन तैयार होते हैं और बाजार में दिख भी जाते हैं। उसमें से अधिकांश से दृष्टि हटा लेनी पड़ती है, नज़रें चुरा लेनी पड़ती है। कारण उनकी प्रेरणा में व्यवसाय रहता है। इस प्रेरणा से मुक्त संग्रह कम ही हैं। ये चीज़ मुझे सीखने को मिली थी अपने मेरे सामने आज के जो गेस्ट हैं, अंजलि जी से।
तो लिटरेचर के बारे में काफ़ी कुछ उनसे सीखा। तो आज चलिए उनसे बात करते हैं। तो बात करने से पहले मैंने अपनी बहुत सारी जो अपना अपना लिखा हुआ है इनको सुनाया, तो उन्होंने काफ़ी सुधार किया। आने वाले शायद फ्यूचर में मैं एक किताब भी लिख दूँ तो कोई हैरानगी नहीं होगी। तो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे हिंदी भाषी जो मित्र हैं, तो उनमें मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। जितने भी हिंदी लिटरेचर के दोस्त हैं, उनसे एक दोबारा मैं मिल रहा हूँ, जाकर उनसे अपनी हिंदी को बेटर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी सिनेमा में भी काम करना है और हिंदी के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, अपने काम के ज़रिए। और पॉडकास्ट इसमें सबसे बढ़िया माध्यम रहता है, जिसमें आप अपनी आवाज़ को दूर-दूर लोगों तक पहुँचा सकते हो। आप जो कहना चाहते हो, वो सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਕ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਗ ਲਿਖਦੇ ਸੀ 2006, 7, 8 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਦੋਂ ਬਲੌਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚਵਲਾ ਘੋਟਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 10, 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਤਜਰਬੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂँगा। हेलो दोस्त, तो शुरुआत आप कहाँ से करना चाहेंगे? ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡਲੈਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਐਂਡਲੈਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। FB 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ, ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਫਾਈਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਟ ਜੀ, ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਵਾ ਲਓ ਜੀ। ਟੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ ਤੇਰੀ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇਰੇ ਕਾਇਦੇ, ਗੁੰਡੇ तेरी साइड दे, फैन लास्ट राइड दे, ऑडिशन ते मिल के जाई, सबके सामने छिप के झांकना, मेरी मेरी आखना, तेरा ਜ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤਾਕਨਾ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ। ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਾਈਟ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ अंजलि ने मैनू इसलिए मोटिवेट किया। आज अंजलि के साथ मैं काफ़ी 10 सालों बाद मिल रहा हूँ, तो मैं खुद कितना बदला हूँ, वो कितना बदले हैं, कितना हम में सुधार हुआ है, मैं उनसे पूछूंगा। एज ए मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ और मैं उनका शिष्य हूँ। वो मेरी टीचर हैं, एक दोस्त हैं, बहुत प्यारी दोस्त हैं, जिन्होंने बताया कि दुनिया में परांठों के अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो खाने लायक होती हैं। हाय अंजलि, वेलकम टू द माई शो एंडलेस पंजाबी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। प्लीज़ कैमरा और माइक आपकी तरफ। आपका बहुत बहुत आभार। ये पंजाबी को पॉडकास्ट में मेरा हिंदी में बोलना होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई चक्कर नहीं। और ये जो इतनी सारी कविताएं पंक्तियाँ मेरे लिए बोली गई, मुझे पंजाबी में पूरी समझ में आई, पर मैं उसको पंजाबी में रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन सब चीज़ें बहुत अच्छी बोली, पर वो गुरु और शिष्य वाली बात ना थोड़ी ओवर हो गई दोस्त हो तुम, बहुत प्यारे दोस्त हो। 10 साल बाद अचानक तुम्हारा मुझे यूँ फ़ोटो भेजना, तुम्हारा से बात करना, मतलब ऐसा लगा कि है ना 10 साल पीछे वापस चले गए हो, और फिर वही वो दोस्त मस्ती और वो सारी चीज़ होने वाली है। मतलब पहली बार 10 साल बाद भी मुझे बात करके ऐसा लगा कि मैं उसी बंदे से उसी टाइम पे उसी से ही बात कर रही हूँ, कि ऐसा लगा वो बीच में 10 साल का गैप कभी आया ही नहीं। यार वैसे कितनी हैरानगी की मेरे लिए हैरानगी की बात है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी किसी से बात करना बंद नहीं कर सकता, मैं कभी किसी से बोर नहीं हो सकता। लेकिन हम एक लड़कों की ना, जैसे एक मैं मानता था तुमसे मिलने से पहले कि हर एक इंसान की ना एक लड़की दोस्त होनी बहुत ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी में, जो उसे बहुत कुछ बता सके। मैं बताऊं कि मैं अगर अपनी पढ़ाई की बात करूं स्कूल कॉलेज में, तो मेरे साथ ना लड़कियों की इंटरेक्शन बहुत कम रही है। मैंने देखा जब मैं कॉलेज में था तो मेरी क्लास में 120 लड़कियां थी और मैं शायद अकेला लड़का होता था। तो लड़कियां इतनी थी, लेकिन इंटरेक्शन फिर भी एक ना डर सा रहता है, क्योंकि लड़कियों का ग्रुप बहुत खतरनाक होता है। जब मैं नया नया दिल्ली आया था तो आप लोगों का भी एक ग्रुप था, तो बात करने से पहले मैं काफ़ी झिझकता था, बड़े फंबल्स मारता था। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के साथ बात करके एक कॉन्फिडेंस आया कि रहना सहने का थोड़ा होता ना, एक हमें भी पता चला कि कैसे रहते हैं। तो जो एक स्त्री का ज़िंदगी में जो एक अभाव था वो आप लोगों ने पूरा किया। पता चला कि लड़कियों की दोस्ती बहुत बढ़िया होती है। थैंक यू दोस्त। और बताओ इन 10 सालों में क्या क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए। पहले तो मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों को कि कहाँ से शुरुआत हुई अपना दिल्ली का रहना सहना, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। नौकरी के बारे में मत बताना, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताना, क्योंकि वो ऑफिस वाले नहीं हम सुनना चाहते हैं। बाकी अपनी ज़िंदगी के बारे में आप खुल के बता सकते हो। बाकी तो अगर आप दिल्ली वालों से पूछोगे, दिल्ली वाले 99% लोग नौकरी के अलावा बस जिंदा लाश बन के जी रहे हैं। वो बस एक 9 से 6 की नौकरी में फंसे हुए हैं। 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, इसके लिए उन्हें 7:30-8 बजे घर से निकलना है, और फिर 5:30 का सोचते सोचते ऑफिस से निकलते निकलते 6 बज जाते हैं, और घर जाते जाते 7:30-8 बज जाते हैं। फिर उसके बाद ले देख के दिल्ली वालों की लाइफ में बचता है या तो जिम जाना, या फिर रसोई में 2 रोटी बना करके वो खा के सो जाना। उसके अलावा दिल्ली वाले सिर्फ और सिर्फ जिंदा लाश है, और कुछ नहीं है जिंदगी। और रही बात तुम्हारी क्लास में 120 लड़कियों की, और शायद वो लड़के भी होते, तो उनमें से 119 लोग तुम्हारे दोस्त होते ही नहीं। तुम्हारा दोस्त सिर्फ कोई एक होता है। 119 लोग तुम्हारी ज़िंदगी में भीड़ का एक हिस्सा होते हैं, जिन्हें तुम किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी बात से याद रखते हो,
कि ये बंदा उस क्लास में मेरे संग था और इसके संग ये इंसिडेंट हुआ था। बस दोस्त में कोई एक ही होता जो उम्र भर तुम्हारे संग तुम्हारा हाथ पकड़ के चलता है, तुम्हें खराब से खराब स्थिति में भी तुम्हारे संग होकर के तुम्हें उठाता है, तुम्हें इनकरेज करता है, तुम्हें बोलता है कि तुम यहाँ सही हो, तुम यहाँ गलत हो और तुम इससे आगे जा सकते हो। तो वो सिर्फ कोई एक दोस्त होता है। और रही जहाँ तक एक स्त्री होने वाली बात कि जो तुम्हारी स्त्री दोस्त रही, दोस्त जब भी ज़िंदगी में आते हैं ना, चाहे वो एक पुरुष हो या एक स्त्री, वो किसी ना किसी रूप में तुम्हें सवार कर जाते हैं। और जो तुम्हें नहीं सवार रहा है ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये है ना? आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो आपको सवार नहीं रहा है वो आपका दोस्त नहीं नहीं। है। पर क्या करें, लड़कों के ना कुछ बिगाड़ने वाले भी होते हैं, दोस्त होते हैं, सुधारने वाले भी बहुत होते हैं, बिगाड़ने वाले भी बहुत होते हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको भी कुछ लोग जो जिनके साथ रहते हुए पंगे पड़ेंगे लेकिन मज़ा आता है। तुम उन्हीं में से एक थे। यस। वैसे जितनी देर मैं तुम्हारी जिंदगी से बोलूं आउट रहा, है ना, जैसे एक तरफ से देखा जाए तो मैं एकदम से आउट हो जाता हूँ किसी की जिंदगी से। मैं वो नहीं करता हूँ कि धीरे वो धीरे खिसक नहीं, मैं एकदम से वो अपना स्विच। वो तुम्हारे साथ वाला एक वो किस्सा मैं अगर शॉर्ट में बहुत बोलूं कि जिंदगी की किताब भर रहे थे स्कूल में, जैसे मैडम भरती है ना, हम लोग आज मैम ने डिक्टेशन दिया, आज ये दिए, लेकिन अचानक से एक पेज पे मिस्टेक होता है और हम उसे फाड़ते हैं और फाड़ करके और डस्टबिन में फेंक देते हैं। और फिर शायद हमें याद भी नहीं रहता कि वो पेज हमने फाड़ा था। उस पेज को जो फटी हुई जो जगह होती है ना, उसको हम कागज और मतलब पेंसिल स्केल से उसे जैसे हम बचपन में ठीक करते ना कि हमें पता ही ना लगे टीचर को या हमें भी कि हमने वो पेज बीच में से फाड़ा है, तुम वैसे रहे मेरे साथ। और वो पेज फिर डस्टबिन में से उठ के चिपक कर वो फिर वापस मेरे संग चिपक गया है। नहीं, ये देखो, ये मेरी एक बहादुरी है कि मैं कहा नहीं यार, मुझे अपने सारे दोस्तों को साथ लेके चलना है। अपनी जिंदगी का एक फंडा रहा है कि सबको साथ लेके चलना है, तो मैं अकेला कुछ नहीं बन सकता। और जो खास तौर पे जिनके हाथ का मैंने इतना अच्छा कटहल खाया हो, इतनी अच्छी सब्जियां खाई हो, तो मैं वो नहीं भूल सकता हूँ। तो आपके हाथ का खाना भी याद है। और हिंदी लिटरेचर के साथ जो अच्छी दोस्ती हुई थी कुछ आप लोगों की वजह से ही हुई थी, क्योंकि मैं किताबें पहले पंजाबी लिटरेचर ही ज़्यादा पढ़ता था, तो आप लोगों ने कुछ मुझे किताबें बताई, तो फिर वो किताबें ऐसी मेरे हिंदी के कुछ लिटरेचर मेरे पीछे पड़ा। तो फिर मुंशी प्रेमचंद से होता हुआ, मंटो से होता हुआ, बहुत सारे, जैसे जिन राइटरों, मतलब मैं हमेशा राइटर वो छोड़ देता था जिनकी लिखने की ना भाषा थोड़ी वो टफ होती थी। गीतांजलि श्री तक पहुंचने पहुंचते मुझे काफ़ी सारी किताबों से होके गुजरना पड़ा। आपका हिंदी में कैसे पहले आना हुआ हिंदी लिटरेचर की तरफ? शायद हिंदी लिटरेचर ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं खुद उसके पास नहीं गई थी। और धीरे 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 लिटरेचर ने मुझसे और मैंने उससे प्यार करते चले गए। और वो धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किया, मेरे उपन्यास और कहानी सबसे ज़्यादा फेवरेट रहे हैं। हालांकि मैं कविताओं में थोड़ा सा कम विचार रखती हूँ अपने। धीरे धीरे पढ़ पढ़ के खुद को जो संवारा, समझा, स्थितियाँ ऐसे नहीं ऐसे होती हैं, ऐसे नहीं ऐसे हो सकती हैं। इसमें सबसे प्यारी अगर मैं एक किताब बोलूँ, आपका बंटी, मनु भंडारी। मनु भंडारी। मतलब मैं आज भी उस किताब को आंख बंद करके रिकमेंड कर सकती हूँ कि पढ़ना चाहिए। खास करके जो शादीशुदा ज़िंदगी में बच्चों के साथ हैं, उन्हें तो ज़रूर पढ़ना चाहिए कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उनका सेपरेशन बच्चे के ऊपर कैसे असर डाल सकता है। और उनका जो वर्डिंग है, उनका जो पूरा उन्होंने पूरी जो एक्सप्लेन किया है, आप उसे पूरा पढ़ते हुए ना आंखों के सामने ऐसे वो दृश्य चल रहे होते हैं और वो लगता है यार कैसे कैसे। तो वो बहुत सारी चीज़ होती है। हालांकि तुम्हारे संग रह के हमने पंजाबी सीखी, पंजाबी के बारे में बहुत कुछ जाना, तुम्हारी पंजाबी कविताएं जो तुम बीच बीच में हमें सुनाया करते थे चाय पर, खाने में। नहीं यार, कोई कोई हंसी मजाक वाला जोक हुआ या कुछ सिचुएशन ऐसी आई, अरे यार इस सिचुएशन पे मुझे वो वाली लाइन्स याद आ गई, पंजाब से तुम्हारे लिए हमारे लिए जूतियाँ लेकर आना,
या फुलकारी लेकर आना, वो बहुत अच्छा था। ये बातें नहीं बताने थे। अब तो बता दी। आई एम सो सॉरी, तुम इसको कट कर सकते हो। हाँ, तो वो छोटी-छोटी चीज़ें। मेरा शहर मलौट, गाँव बहुत प्यारा है, बॉर्डर पे रहता हूँ मैं। यार तुम्हें नहीं पता, आलू के पराठे, गोभी के पराठों के संग मक्खन का स्वाद तुम्हें नहीं पता है। हमें सच में नहीं पता है, हम दिल्ली वाले। हमें आर्टिफिशियल और पेस्टिसाइड खाने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है ना, कि अब हमें दूध और वो पाउडर मिल्क में फ़र्क पता नहीं लगता है। यार आप लोग, वैसे मैंने देखा दिल्ली वाले कि इतने सालों से ना एक ही लूप में जी रहे हो ज़िंदगी। जैसे घर से चलना, और सुबह मैं भी ऑफ़िस में काम करता था किसी एक टाइम पे, तो मोस्टली मैं हमेशा 5-10 मिनट 15 मिनट लेट ही होता था। आप लोगों के लिए मुझे सबसे बड़ा एक एक सम्मान निकलता है, दिल से निकलता है, कि एक बड़ी इज़्ज़त निकलती है, दिमाग से, मन से निकलती है कि यार आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, 9 साढ़े 9 बजे तो आप भी ऑफ़िस पहुँच रहे हो। उसके बाद पूरे 10-11 घंटे ऑफ़िस में बिताकर, फिर उसी टाइम पे जिस समय आप घर से निकले थे, वो बिल्कुल 12 घंटे बाद सिर्फ़ आप सोने के लिए, बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हो। सारी ज़िंदगी ऑफ़िस में बीत रही है, तो या मेट्रो में बीत रही है। सैटरडे संडे मिलता है, उसमें आप कपड़े धोते हो, बाकी सारे काम। तो खुद के लिए ज़िंदगी मैंने देखा है दिल्ली में, हम अपने साथ बहुत कम वक़्त बिता पाते हैं। हाँ, बाकी इन बीच में 10 सालों में मुझे नहीं पता चला कि मैंने अपने साथ बहुत वक़्त बिताया है। आप लोगों ने अपने साथ वक़्त कितना बिताया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने आप को, खुद को समझा, और शायद थोड़ा-सा उसके बारे में, वो जो सफ़र के बारे में। दिल्ली वालों की बहुत गंदी आदत है। एक तो ऑफ़िस नहीं तो जो लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं, वो उसी लूप होल में फँसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कभी वीकेंड पे मूवी चले जाएँगे, या यहाँ-वहाँ कोई इवेंट शो हो रहा हो तो वहाँ चले जाएँगे। इससे ज़्यादा दिल्ली वाले, या मैं खुद भी बोलूँ तो नहीं है। और इन 10 सालों की भी बात करूँ, या कुछ भी मैं बात करूँ, खुद को समझने के लिए या खुद के साथ रहना एक बहुत बड़ी बात है, जो हर कोई नहीं रह पाता खुद के साथ। आप बंद कमरे में खुद के साथ कितना देर रह सकते हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। धीरे-धीरे टाइम के साथ अगर मैं बोलूँ, तो हमने अपने आप को कहीं पीछे ही छोड़ दिया है। आज भी अगर मैं बोलूँ तो मैं मेरे साथ नहीं हूँ। मैं मेरे साथ इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि ना दिमाग आपको बहुत सारी चीज़ें बोलता है, आपको ये करना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए। मन कहेगा ये करना है, वो करना है, आज आप उमंग से जियो, आप खुली पतंग हो। लेकिन वो जो डोर होती है ना, वो डोर कहीं न कहीं बंध ही रहती है, और वो जो जहाँ उलझती है ना, आप बस वहीं फँसे रह जाते हो। आप उस डोर को तोड़ के, गाँठ तोड़ के आप कहीं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इसी की वजह से आज जो इतना एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, वो सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं मेरे साथ नहीं हूँ। अंदर की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, हम किसी को बोल ही नहीं पा रहे हैं। हम किसे बोलेंगे ना? तुम्हारा जैसा दोस्त था पहले मेरे पास, जिसको है ना मैं पकड़ के, नहीं पंकज सुनना यार, तो उसको हम कुछ भी बोल देते थे, वो हमारी फीलिंग्स का मज़ाक उड़ा करके, रिलैक्स करके वो हम एक साइड हो जाते थे। लेकिन आज कोई है ही नहीं। आज किसी को ना बोलने में डर लगता है। यार मेरे मन में ये थॉट आ रहा है, मेरे मन में ना ऐसे विचार आ रहे हैं, अगर मैं उसको बोलूँगी वो मुझे जज करेगा। और असली में दोस्त आपका वो है जिसके सामने आप जा कर के 4 गाली भी दे दो, आप कुछ भी बोल दो, वो आपको जज नहीं करता। वो आप पे कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। अरे यार चल ना, इसके दिमाग में ये बात आ रही है, छी गंदी लड़की है। चल ना यार, इसको तो कल वो वाली लड़की पसंद थी, आज ये उस वाली लड़की को भी पसंद कर रहे हैं। छी छिछोरा लड़का है ये। तो आजकल ना वो लोगों का स्टेटमेंट वाला प्रोसीजर ज़्यादा हो गया है। लोग बस फँसे हुए हैं, और जो लोग पता है शादी भी कर रहे हैं ना, शादी या तो वो सोशल प्रेशर में आकर के कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो दोनों की चल नहीं रही है। चल क्यों नहीं रही है? पति की ख्वाहिशें कोई और हैं, पत्नी की ख्वाहिशें कोई और हैं। पत्नी को घूमने के लिए चाहिए वो लोफर लड़का, स्टाइलिश वाला, लेकिन रात को उसको वो चाहिए कि जो सैलरी 4-5 लाख रुपए कमा रहा हो, उसके सपने पूरे कर रहा हो। ग्राउंड लेवल में वो चीज़ें हैं नहीं, और जो हैं भी तो वो बेचारा 4 लाख रुपए कमाने के चक्कर में सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में ही फँसा हुआ है। 4 लाख रुपए कोई यूँ तो दे नहीं रहा। और लड़कों के संग भी ये दिक्कत है,
उनको लड़की चाहिए जो जीन्स टॉप और वैसे मॉडर्न ख्याल वाली हो, लेकिन रात को वो चाहिए जो चूल्हे पे रोटी बना दे। भाई लड़कियों को गैस चलानी नहीं आ रही है, वो चूल्हा कहाँ से जलाएंगी तुम्हारे लिए? तो वो सारे जो लूप होल्स में फंसे हुए हैं ना, वो 10 सालों में वो जिंदगी समझ आने लगी है। जिंदगी बस 3 दिन की है, एक दिन निकल गया है, एक दिन हम जी रहे हैं और एक दिन जो आने वाला हम जिएंगे वो हम पर है, हम कैसे जिएंगे। जो बीत गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते, तो जो अब है उसको संभाल ले। तो अंजलि जी, आपके तजर्बे तो काफी भयानक है। डर गया मैं। तो अंजलि, अगर तुमने लिटरेचर के बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि पढ़ने का टाइम, जैसे पहले क्या होता था कि पहले किताबों के साथ हमारा काफ़ी एक राबता था, हम उनसे काफ़ी अच्छी मिलना जुलना रहता था। आजकल हमारे पास फ़ोन भी है। शायद 10 साल पहले फ़ोन का इतना क्रेज़ नहीं था, हम शायद इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं थे हमारी ज़िंदगी में। फ़ोन बिल्कुल साइड पे पड़े होते थे, स्विच ऑफ है ऑन है नहीं पता होता, शाम को जाके रात को पता लगता था। आजकल जब हम 24/7 फ़ोन पे एक्टिव हैं, उनके बीच में अपनी बाकी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करते हो आप? मैं अगर बोलूँ ना, ये फ़ोन नहीं, ये आपका ना डिप्रेशन और किलिंग पिल है। यूटिलाइजेशन आपके ऊपर है, आप उसे कैसा यूज़ कर रहे हो। पहले क्या होता था ना, बुक होती थी, मेट्रो में आते जाते बुक पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्री टाइम है, चल लिटरेचर पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अभी क्या ना, वो वेब सीरीज़ वाला हो गया। आज ये वाली नई वेब सीरीज़ आई है ना, आज मेट्रो में ये वाली वेब सीरीज़ देखते हुए जाएंगे, आज ये आ गई ना, आज नया ये वाली मूवी देखते हुए जाएंगे। आजकल पॉडकास्ट, अरे उसका पॉडकास्ट आया था वो सुनना है, उसमें उसने वो बोला था, कैसे बोला उसने वो सारे जो लूप होल्स में फंस गए हैं ना, अब हम धीरे 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 पढ़ने की आदतें छूटती जा रही है। लेकिन बुक पढ़ने का जो आनंद है ना, वो आप कोई भी वेब सीरीज देख लो, कुछ देख लो, आपको कहीं मज़ा नहीं आएगा, कहीं भी नहीं। अभी मैंने एक बड़ी प्यारी बुक पढ़ी थी, शायद मुझे नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, शायद कितने पाकिस्तान पढ़ी थी शायद मैंने, शायद। उसमें ना वो बड़ी प्यारी एक बात मैंने जो सीखी, वो बंटवारा हुआ, वो दिल्ली आ गए, दिल्ली में बच्चे अपनी चीज़ों में मशरूफ़ हो गए। एक टाइम के बाद ना माँ बाप ज़िम्मेदारी नहीं, बस एक ना वो बोझ बन जाते हैं। वो बोझ भी कैसे बन जाते हैं ना, कि वो बस बेड पे पड़े हुए हैं या बस सिर्फ अपना कुछ काम कर रहे हैं, अपनी बीमारी, अपने शरीर, अपनी चीज़ों में फंसे हुए हैं वो। और बच्चों को क्या लगता है ना, आज माँ की पेंशन आ गई होगी तो मेरे को माँ से इतने पैसे लेने हैं और ये पैसे मुझे वहाँ खर्च करने हैं। मैं अपनी माँ की पेंशन के पैसे लेके अपने स्कूल के बच्चे की फीस भर देता हूँ, या उसको मैं उनके पैसों से फ़ौरन भेज देता हूँ। वो माँ बाप ना बस एक पैसा और बैंक तक सीमित रह जाते हैं। उसके बाद जब उस माँ की जो इच्छा होती है ना, कि मेरा बचपन पाकिस्तान में बीता है तो मैं पाकिस्तान चली जाऊँ, और वो कैसे पाकिस्तान पहुँचते हैं, पाकिस्तान में पहुँचने के बाद एक एक उस जगह पे जाना जहाँ उनका बचपन बीता था, जहाँ उ- उन्होंने वो बंटवारे के टाइम में जहाँ वो भागे, जहाँ वो छुपे अपनी जान बचाने के लिए, जहाँ भागते भागते उनके पैर में से एक चप्पल निकल के कहीं रह गई थी। एक एक चीज़ उन्होंने वो वहाँ जा कर के, जो उन्होंने 10-11 साल की ज़िंदगी में वहाँ देखा था, और वो फिर उसे वो 70 प्लस की लाइफ में जा कर के वो वहाँ देखते हैं। फिर पाकिस्तानी आर्मी उन्हें पकड़ के उन्हें बंद कर देती है, और उस बंद पिंजरे में से वो जब आज़ाद होती हैं ना, वो उस आज़ादी का जो बताया गया है ना, वो आप पढ़ते हुए आंखों में से आंसू आ जाएंगे। मतलब यार, क्या ना, वो बुक मैंने आधे से ज़्यादा पढ़ ली। कितने पाकिस्तान, यार पाकिस्तान का तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है इसमें। उसमें आधे से ज़्यादा जो पार्ट है ना, उसका 75% वो इंडिया बेस्ड है। लास्ट का जो 25% में जो उसका पाकिस्तान दिखाया है ना, लिटरली वो आप वो पेन, वो दर्द, वो चीज़ें आप फील करोगे कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए, उनके जहन में वो जख्म कैसे रहे होंगे। वो बहुत, एक बहुत डीपली चला गया वो सारी चीज़ें उसमें। ये होता है कि जैसे मैं फ़ील करता हूँ, जब मैं घर पे होता हूँ ना, तो मैं उतना घर को उतना फ़ील नहीं कर पाता हूँ। जब मैं घर से बाहर होता हूँ, मैं जब दिल्ली बैठा हूँ, चंडीगढ़ बैठा हूँ, मोहाली बैठा हूँ, कहीं पे भी अपने अलग स्पेस में बैठा हूँ, तब मुझे घर की बहुत याद आती है। और जब घर पे होता हूँ, तो मुझे दिल्ली याद आता है।
तो अलग-अलग जगह पे हमें अपना अलग-अलग चीज़ें याद आती है और हम लोग तो बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे जैसा इंसान तो बहुत ज़्यादा उसके घर हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो बहुत सारी जगह पे अटैचमेंट है। तो पाकिस्तान के साथ मैं रात को 12 बजे के बाद जुड़ता हूँ हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मेरा अच्छा एक रिश्ता है, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मेरे जितने भी ट्विटर फ्रेंड्स हैं मोस्टली पाकिस्तान से हैं, तो उनके साथ एक बड़ी अच्छी स्पेस बनती है रात को। तो हाँ, वही है, वो डर लगता है, मैं ये बतानी नहीं होती चीज़ें, मैं पर बता रहा हूँ। मैं इंडिया से उठा लिया जाएगा। अंजलि, बचपन के बारे में बताओ थोड़ा कि कैसा बचपन रहा? बचपन बचपन को याद